प्रिय स्टूडेंट, मैं डॉक्टर संजय जायसवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर सबौर कॉलेज सबौर। पिछले टॉपिक पर मैंने मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवाद का जिक्र किया था। आज हम जिक्र कर रहे हैं मार्क्स की एक ऐसी रोमानी चिंतन के बारे में जिसे दुनिया में मानवतावादी चिंतन के रूप में जाना जाता है। यह वही मानवतावादी चिंतन है जिस पर पूरा का पूरा समकालीन मार्क्सवाद खड़ा है। मार्क्स जहाँ हिंसा की बजाय मानवीय गरिमा की तलाश करता हुआ दिखेगा, जहाँ संघर्ष और उसकी व्यवस्थाओं को नए सिरे से समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ हम आपको दिखाएंगे उनका परायपन का सिद्धांत, उसके बाद मिथ्या चेतना का सिद्धांत, स्वतंत्रता और व्यवस्था का सिद्धांत। इन बिंदुओं पर जिसका आधार मार्क्स की वो अज्ञात पुस्तक रही है जिसका नाम है इकोनॉमिकली एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट। आज मार्क्स का यह चिंतन इतना रोमानी है, इतना मानवीय गरिमाओं के करीब है कि इसे वैज्ञानिक समाजवाद की वो मूल मान्यताएं, वर्ग संघर्ष, हिंसा को किनारा करता हुआ स्वतंत्रता की तलाश में एक जद्दोजहद है मार्क्स का यह रोमानी चिंतन। आइए शुरू करते हैं हम मानवतावादी चिंतन का यह क्रम मार्क्स के साथ। मार्क्स अपने विचारों में हिंसक क्रांति का समर्थन करते हैं जिसके पीछे वर्ग संघर्ष और राज्य विहीन समाज की स्थापना का उद्देश्य है। इससे अलग मार्क्स के चिंतन में मानववादी पहलू मार्क्स के आरंभिक कृतियों में मिलता है, जिसमें पूंजीवाद के नाश का और समाजवाद की स्थापना का उद्देश्य नहीं है। यहाँ न वर्ग संघर्ष है, न हिंसा के लिए कोई जगह है। वैज्ञानिक कसौटियों पर तो यह खरा उतरता भी नहीं है। मार्क्स का यह रोमानी चिंतन, जिसमें बेबस मनुष्य को उसकी सच्ची स्वतंत्रता वापस लौटाना है, मार्क्स का यह चिंतन मार्क्स के दर्शन में मानवतावादी चिंतन के रूप में प्रख्यात हुआ। अगर आप इन चिंतन के अध्ययन का संदर्भ देखें तो मार्क्स की एक महत्वपूर्ण पुस्तक, जिसे स्वयं मार्क्स ने इसे कभी वैज्ञानिक नहीं माना, वह थी इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट, जो 1844 में प्रकाशित हुई थी, लिखी गई थी ये किताब। लेकिन ये रचना लंबे समय तक अज्ञात ही रही। 1927 से पहले तक शायद किसी को नहीं मालूम था कि ये पुस्तक भी मार्क्स की रचना है। पहली बार दुनिया ने 1932 में इस पुस्तक के बारे में, मार्क्स की रचनाओं के बारे में लोगों को पता हुआ और ये जर्मन भाषा में 1932 में पहली बार प्रकाशित हुई थी। अब इस संदर्भ में अगर हम मार्क्स के चिंतन को देखें तो मार्क्स का यह चिंतन रोमानी है। इसके चिंतन का मुख्य स्वर समानता की बजाय स्वतंत्रता है। यह एक विवश मानवता के लिए उठती हुई वैसी आवाज़, अंतरात्मा की वो आवाज़ है जिसके तहत मार्क्स एक नए विचार संदर्भ में एक मनुष्य के खोए हुए मनुष्य को ढूंढता है और उसकी स्वतंत्रता, उसकी सच्ची आत्मीय स्वतंत्रता को वापस लौटाना चाहते हैं। यहाँ पर मार्क्स किसी हिंसक क्रांति के बजाय उसकी खोई चेतना को वापस लौटाने की जिद करते हैं। इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण विचारक जॉर्ज लियोकाच का संदर्भ यहाँ इसलिए जरूरी है कि इसी तरह का मिलता जुलता विचार जॉर्ज लियोकाच ने भी रखे हैं। जॉर्ज लियोकाच हंगरी के मार्क्सिस्ट विचारक हैं। हंगरी के इस मार्क्सवादी विचारक ने 20वीं शताब्दी के पहले और दूसरे दशक में पूंजीवादी समाज में परायेपन पर एक
आर्टिकल सीरीज लिखी, तब मार्क्स की द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट प्रकाशित नहीं हुई थी या दुनिया इससे बेखबर थी। इस पुस्तक के प्रकाशन के बाद मार्क्सवादी चिंतकों में जॉर्ज ल्यूकाच का नाम महत्वपूर्ण हो गया। मार्क्स तो यहाँ तक मानता है कि पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीपति स्वयं मुद्रा की तानाशाही का गुलाम बन जाता है और अधिक से अधिक लाभ की प्रवृत्ति उसे चैन से सोने नहीं देती, और इसके पीछे सारे मानवीय गुण शून्य हो जाते हैं और इस संपन्नता के बीच भी वह सच्ची स्वतंत्रता का आनंद नहीं उठा पाता है। यहाँ स्पष्ट है कि जॉर्ज ल्यूकाच इसी तरह के विचार अपने लेख सीरीजों में रख रहे थे और लोगों को यह पसंद भी आ रहा था। लेकिन जैसे ही मार्क्स की इस रचना का जिक्र हुआ, ल्यूकाच अचानक ही रातों रात चर्चा में आए और एक प्रखर समाजवादी और मार्क्सवादी विचारक के रूप में प्रख्यात हुए। तो मार्क्स के इस मानवतावादी चिंतन का रुझान जो है ल्यूकाच के दर्शन में भी देखने को मिलता है, लेकिन ल्यूकाच की लोकप्रियता और बढ़ गई जब मार्क्स के इस चिंतन का प्रकाशन हुआ और मार्क्स के बारे में लोगों ने, मार्क्स का यह चेहरा भी लोगों को समझ आया। अब आइए हम बात करते हैं कि मार्क्स के चिंतन में क्या महत्वपूर्ण है। तो इनका सबसे पहला है सिद्धांत जो हम जिसका जिक्र कर रहे हैं, वह है अलगाववाद या परायेपन का सिद्धांत। मार्क्स के अनुसार इस प्रकार के मानवतावादी चिंतन की झलक मार्क्स की आरंभिक कृति, जिसका जिक्र अभी मैंने किया था, द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट में देखने को मिलती है। 1827 तक ये रचनाएं अज्ञात ही थी, जो जर्मन समाजवादियों की पुस्तकालयों की शोभा बढ़ा रही थी। पहली बार 1932 में यह पुस्तक जर्मन भाषा में प्रकाशित हुई। मार्क्स के शब्दों में साम्यवाद का अर्थ है निजी संपत्ति और मानवीय परायेपन का नितांत उन्मूलन और मानवीय प्रकृति का मानव के लिए यथार्थ विनियोजन। अतः यह स्वयं खोए हुए मनुष्य को ढूंढकर वापस लाता है और प्रकृति के साथ उसके टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ देता है। साम्यवाद सारी सभ्यता को ध्वस्त नहीं करता, बल्कि वह पूंजीवाद के अमानवीय प्रभावों को नष्ट कर देता है। यह मानव प्रेम सहचर का सिद्धांत है। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि मार्क्स पूंजीवादी व्यवस्था का उन्मूलन का समर्थक है। वह मार्क्स मानव की खोई हुई स्वतंत्रता को फिर से वापस लाने के लिए निजी संपत्ति के उन्मूलन का समर्थन करता है। जॉर्ज लुइस ने अपनी पुस्तक मार्क्सिज्म एंड द ओपन माइंड, जो उन्होंने 1976 में लिखी है, उसमें उन्होंने कहा है कि मार्क्सवाद मानववाद का उच्चतम विकास है। अलगाववाद या परायेपन के विचारों में मार्क्स पूंजीवादी समाज की तीव्र आलोचना करता है, जिसका प्रभाव दास कैपिटल में भी दिखता है। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत मनुष्य में अपनापन नहीं रह जाता। वह प्रकृति से, अपनी रचना से, उत्पादन से, अपने समाज से और यहाँ तक कि स्वयं अपने आप से भी पराया हो जाता है। उसके परायेपन की वापसी के लिए, उसके परायेपन की समाप्ति के लिए और उसके अपनेपन की वापसी के लिए पूंजीवाद का नाश मार्क्स की दृष्टि में जरूरी है। इसके बाद उन्होंने जो दूसरी महत्वपूर्ण मानवतावादी चिंतन के रूप में जो दूसरे महत्वपूर्ण विचारों पर उन्होंने बात रखी है, वह है आधार एवं अधिसंरचना, जिसको आप बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर थ्योरी के नाम से जानते हैं। जब से मार्क्सवादी चिंतन में परायेपन की सिद्धांत को प्रमुखता मिली,
तब से चीर सम्मत मार्क्सवादी सिद्धांत के अंतर्गत सामाजिक जीवन के दो स्तरों को पहचाना जाता है, जो भवन निर्माण के विचारों से मिलते जुलते हैं। पहला है आधार, जिसको आप बेस कहते हैं। आधार से अर्थ है समाज के आर्थिक जीवन या उत्पादन प्रणाली, इसको मार्क्स ने आधार कहा है। दूसरा है अधिसंरचना, सुपर स्ट्रक्चर। इसके अनुसार समाज में प्रचलित धर्म, नैतिक मान्यताएं, कानून, राजनीति एवं शासन व्यवस्था को अधिसंरचना की संज्ञा दी है मार्क्स ने। अब इस पर क्या कहना है उनका? उनके अनुसार अधिसंरचना का स्वरूप आधार के चरित्र पर निर्भर होता है। जब आधार में कोई मौलिक परिवर्तन होता है, अर्थात उत्पादन प्रणाली बदल जाती है, तो अधिसंरचना आधार के अनुरूप ही स्वतः बदल जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यवस्था सत्ता में होती है, जिसका सत्ता पे नियंत्रण होता है, जिसके हाथ में उत्पादन प्रणाली का नियंत्रण रहता है, वह सामाजिक व्यवस्था अपने अनुरूप बनाता है। धर्म की व्याख्या, कानून, नैतिकता, मूल्य, ये सारी चीज़ें वो अपने हिसाब से तय करता है और देखने वालों को या उस पर अमल करने वाले को लगता है उसको समझ ही नहीं आता है। इसी क्रम में आप उसकी जो अगली विचारों की अगली कड़ी में जब देखेंगे तो उसका है मिथ्या चेतना का सिद्धांत, जिसको फॉल्स कॉन्शसनेस कहते हैं। मार्क्स के विचार में इन अधिसंरचनाओं के संदर्भ में ही मिथ्या चेतना का सिद्धांत संदर्भित होता है। मार्क्सवाद में मिथ्या चेतना एक प्रमुख विचार है, लेकिन स्वयं मार्क्स ने इन शब्दों का बहुत अधिक प्रयोग नहीं किया है। मार्क्स के सहयोगी एंजल्स ने इसे लोकप्रिय बनाया। हालांकि मार्क्स के आधार एवं अधिसंरचना में इसको समझा जा सकता है। आधार के अनुसार जो अधिसंरचना उत्पन्न होती है, शासक अपने अनुरूप अधिसंरचना खड़ा करता है, जिसमें सर्वहारा वर्ग को स्वयं यह पता नहीं होता है कि उसके हित वास्तव में किस राजनीतिक दल, किस विचारधारा या किस नैतिकता से जुड़े हुए हैं। उसको पता नहीं होता है कि इतिहास में उसकी वास्तविक स्थिति क्या है। वे ऐसी विचारधारा के प्रभाव में आ जाते हैं जो उसके विरुद्ध होती है और भ्रांत चेतना पैदा करके शासक वर्ग शोषण करता रहता है और सर्वहारा वर्ग भी शोषण को जिंदगी का हिस्सा मानने लगता है। शोषक वर्ग की विचारधारा प्रभावशाली होने लगती है और मार्क्स मानते हैं कि यह थोपी हुई झूठी चेतना है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह भी ध्यान रखना है कि मार्क्स कहता है कि यही मिथ्या चेतना एक दिन उसकी वास्तविक चेतना बनेगी और उनके अनुसार कि समय के साथ सर्वहारा यह समझने लगता है कि शोषक वर्ग में ने जो चेतना पैदा की है वह उसके लिए ठीक नहीं है और फिर मिथ्या चेतना के स्थान पर वास्तविक चेतना का विकास होता है। यहाँ इसका मतलब यह है कि आधार और अधिसंरचना के विचारों से यह जुड़ा हुआ विचार है। कहने का मतलब है कि कोई भी शासक वर्ग या कोई भी राज्य व्यवस्था या कोई भी उत्पादन प्रणाली जो अधिसंरचना समाज के अंदर जो मूल्य, नैतिकता, धर्म, संस्था जो भी तय करता है वह अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए करता है और बाद में सर्वहारा को भी यह लगने लगता है कि यही सही है। वह जो जिस दुष्चक्र में वह पड़ता है, जो शोषण होता है, शोषण को अपना नियति मानने लगता है क्योंकि वह उसी से रूबरू होता है, उसी को वह सच मानने लगता है। लेकिन मार्क्स को उम्मीद है कि आने वाले समय में यह मिथ्या चेतना एक दिन वास्तविक चेतना में बदलेगी और यह वर्ग संघर्ष के लिए रास्ता बनाएगी। अब आइए हम बात करते हैं मार्क्स के एक और महत्वपूर्ण चिंतन पर जो मानवतावादी चिंतन के दृष्टिकोण से समझा जाता है। वह है उसका स्वतंत्रता एवं व्यवस्था का सिद्धांत। स्वतंत्रता और व्यवस्था का सिद्धांत सामान्य शब्दावली के संदर्भ से थोड़ा अलग है। मार्क्स की दृष्टि में
मार्क्सवाद मानवतावादी दर्शन होने के नाते स्वतंत्रता इसका मूल तत्व है। प्रभुत्व और पराधीनता की परिस्थितियों को समाप्त करना इसका लक्ष्य है। एंजल्स ने अपनी पुस्तक एंटी ड्यूरिंग, जो 1878 में आई थी, में व्यवस्था और स्वतंत्रता को अधिक स्पष्ट रूप से रखने की कोशिश की है, जिसके अनुसार मनुष्य प्रकृति के नियमों को बदल नहीं सकता और न उन्हें नियंत्रण या बस में कर सकता है। मनुष्य केवल इन नियमों का वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है और निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता है। मार्क्सवाद में स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि हम जिन नियमों के आगे विवश हैं उसकी वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त करके उन्हें निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति का साधन बना सकें। वैज्ञानिक ज्ञान की सहायता से हम अपनी विवशता से मुक्त होकर स्वतंत्रता का वरदान प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ स्पष्ट है कि स्वतंत्रता और विवशता के संदर्भ में इनका स्पष्ट मानना है कि प्राकृतिक नियमों के रहस्यों की अज्ञानता विवशता है। जब हम उससे विज्ञ हो जाते हैं, जान जाते हैं, उसके रहस्यों को समझ जाते हैं, तो वह उसकी स्वतंत्रता है। इसी क्रम में इसी शब्दावली को और इसी आधार विचारों को बना करके मार्क्स कहते हैं कि पूंजीवादी समाज की मुख्य पहचान विवशता है, स्वतंत्रता नहीं। जिस दिन आप इसके रहस्यों को समझ जाएंगे उस दिन आप स्वतंत्रता का आनंद लेंगे, अर्थात जिस दिन मिथ्या चेतना से आप उभर जाएंगे और आप शाश्वत वर्ग संघर्ष के लिए तैयार होंगे, खुद को तैयार करेंगे और एक नई व्यवस्था की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो आप स्वतंत्रता को महसूस करेंगे, स्वतंत्रता का अनुभव करेंगे। तो विवशता और स्वतंत्रता को एक विशेष संदर्भों में परिभाषित किया है, जिसको एंजल्स ने काफ़ी लोकप्रिय बनाया है। मार्क्स के फुटनोट्स में और यदा कदा हर जगह इनके विचारों में यह देखने को मिलता है। आशा है आपको ये बात समझ आई होगी मार्क्स के इस मानवतावादी चिंतन में। और एक महत्वपूर्ण बात और जो जानना बहुत ज़रूरी है कि समकालीन मार्क्सवादी विचारक, जितने भी समकालीन मार्क्सवादी विचारक आएंगे, उनके चिंतन का मुख्य आधार मार्क्स का यही मानवतावादी चिंतन होगा। मार्क्स के इसी मानवतावादी चिंतन के आधार पर उनका वैचारिक आधार खड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर भी देखने को मिलेगा कि स्वतंत्रता, समानता के साथ साथ स्वतंत्रता उसकी कल्पना में सराबोर रहेगा, यानी स्वतंत्रता की कामना उसका एक उद्देश्य होगा। धन्यवाद।